कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम जो अध्याय 6 पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसी क्रम में आज आगे चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपातकाल के संदर्भ में विवाद। हमने देखा कि आपातकाल कैसे लगाया गया और कैसे आनन फानन में बहुत सारे लोग जो है निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए थे। तो उसी क्रम में क्या क्या विवाद सामने आए वो हम आज उन पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो था वो जब 1977 में 1977 में जब जनता सरकार आई तो उन्होंने, जैसा कि होता है सभी करते हैं विपक्षी पार्टियां, तो उन्होंने एक शाह जांच आयोग बिठाया जिसके ऊपर आपातकाल के दौरान जो घटनाएं हुई थी, जो ज्यादती हुई थी, जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ था, उससे संबंधित जांच के लिए उन्होंने एक शाह जांच आयोग बिठाया गया। और इसमें 1997 में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादती, अत्याचार व सत्ता के दुरुपयोग के संबंध में जांच की। आपातकाल के दौरान लगभग जो है 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 1,11,000 लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे। तो इस जांच आयोग के क्रम में बहुत सारे लोगों की गवाही हुई, हजारों लाखों लोगों की गवाही हुई थी और उसमें उन गवाहों में श्रीमती इंदिरा गांधी भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने बयान देने से मना कर दिया था कोई भी, है ना। तो ये सब कार्यक्रम था। तो शाह जांच आयोग ने जांच की कि उस समय कैसे बिजली काटी गई थी, कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, किन किन चीजों का, कैसी कैसी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया था जो करनी थी या नहीं करनी थी, इन सब चीजों की जांच की। साथ ही साथ इसमें दो विवाद होते हैं। कुछ लोग जो है जो आपातकाल के आलोचक हैं, जो आपातकाल के, पहले तो हम पक्ष की चर्चा करें, जो आपातकाल के पक्ष में थे उन लोगों का विचार था कि उस दौरान इतनी सारी गड़बड़ियां हो रही थी, जो उस समय इतने धरने, प्रदर्शन, आंदोलन ये सब हो रहे थे जो कि विकास की राह में, प्रगति की राह में बाधा थे। इन लोगों का ये मानना था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में धरने, प्रदर्शन ये सब विपक्ष द्वारा जो है या अन्य लोगों द्वारा जो प्रायोजित किए जा रहे थे, इनसे विकास में बाधा, ये टांग खींचने का काम कर रहे थे, सरकार को विकास के काम नहीं करने दे रहे थे। तो इसलिए आपातकाल लगाना आवश्यक था, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, एक हम बात करें आपातकाल के दौरान एक शब्द जो यूज किया था, जिसके आधार पर आपातकाल लगाया गया था, वो था आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल लगाया गया था। और बात करें कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से इस आधार पर कभी भी आपातकाल नहीं लगाया गया था, है ना। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, इसी आधार पर तो लगा था, है ना, आंतरिक गड़बड़ी। अब ये आंतरिक गड़बड़ी जो है कैसे सिद्ध की जा सकती थी, है ना। अगर बात करें तो भाई सभी अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, है ना। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द बहुत ही कहें कि जैसे कहते हैं ना बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी, तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द बहुत टिपिकल था, यानी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे संविधान में ये तो पक्ष वालों का तर्क था कि इसलिए ये आवश्यक था। दूसरे जो आलोचक थे उनका कहना था कि ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द इतना टिपिकल है कि क्या लोग हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही धरने, प्रदर्शन, सभा नहीं कर रहे थे, क्या अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, और अगर ये आंतरिक गड़बड़ी है तो फिर आंतरिक गड़बड़ी तो शुरू से ही होती आ रही है, तो क्या तब से आपातकाल क्यों नहीं लगा। तो ये बहुत सारे सवाल थे। दूसरी तरफ जिस तरह से निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया गया था कि लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था सिर्फ आशंका के आधार पर, और जो सरकारी मशीनरी है उसका बहुत दुरुपयोग किया गया था, है ना। तो ये सब चीजों का आलोचकों का कहना था कि चूंकि हम प्रारंभ से ही धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे हैं तो क्या ये सही है कि आपातकाल लगा दिया जाए इतने लंबे समय तक। तो ये विवाद था। दूसरा लोगों का ये भी तर्क था कि जो बिहार और गुजरात में आंदोलन हुए थे वो तो बहुत शांतिपूर्वक थे, उसमें कोई हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था, फिर किस प्रकार से ये आपने इतने लंबे समय तक, लगभग 18 माह तक आपातकाल चला था, तो ये क्यों चलाया गया। ठीक है, उसके अलावा हम देखें आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगा। बाद में संविधान संशोधन किया गया जब जनता सरकार आई और ये देखा कि संविधान में ये जो शब्द है 352 में आंतरिक गड़बड़ी वाला,
ये इसका अगर दुरुपयोग किया गया तो आगे भी किया जाएगा। तो संविधान में संशोधन हुआ और उसके तहत कहा गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है ना। यानी आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, लगभग जो है जून 1975 से जनवरी 1977 तक जो है ये आपातकाल चला, लगभग 18 माह तक, है ना, लगभग 18 माह चलने वाले इस आपातकाल ने कई प्रश्न खड़े कर दिए थे, कई प्रश्न खड़े कर दिए थे। जिनमें एक था लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र का संकट, है ना। इसमें एक जो प्रश्न था वो था लोकतंत्र का संकट, क्योंकि जिस समय सारे अधिकार निश्चित हो जाते हैं और लगभग 18 माह तक इतना लंबी अवधि होती है, इस अगर हमारे यहाँ 6 माह के अंदर चुनाव कराने होते हैं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाए, पद त्याग हो जाए तो, या अयोग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर हमको चुनाव कराने होते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और ये तो 18 माह तक ऐसे ही सरकार चलती रही, तो ये बहुत ही सोचनीय था, चिंतनीय विषय था। ठीक है, तो इस पर ये बात हुआ। बाद में जब वो हुआ कि भविष्य में, चूंकि संविधान का जो शब्द है कि बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी, तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर क्या गारंटी है कि आगे आने वाले समय में कोई सरकार इसका फिर से दुरुपयोग ना करे। तो संशोधन हुआ और कहा गया कि सशस्त्र, है ना, सशस्त्र विद्रोह, है ना, के आधार पर ही, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही, है ना, अब जो है ये लगाया जाएगा, है ना, 352 लगाया जाएगा। तो इसके साथ ही और भी विवाद थे, ये तो था ही सही। और एक और था कि उस समय क्या किया गया था, जनता सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया था, है ना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, क्योंकि वो इस आपातकाल के दौरान हुए क्या कहते हैं, आपातकाल के दौरान जो सब त्रासदी हुई थी उसको छुपाना चाहते थे। तो कांग्रेस सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया, ठीक है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाई आप, हम जो है वो करेंगे, 20 सूत्रीय क्या करेंगे, भूमि सुधार, कुछ उदाहरण दे रही हूँ आपको, भूमि सुधार, ठीक है, और उसके अलावा भू पुनर्वितरण, ठीक, उसके अलावा खेती और मजदूरों के पारिश्रमिक में भुगतान में वृद्धि, पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, कि जो खेती और मजदूर थे उनके पारिश्रमिक पर जो पुनर्विचार किया जाएगा। और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ठीक है, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ये कुछ कार्यक्रम
लागू किए गए थे और आलोचकों का ये मत था, जनता सरकार का ये मत था कि हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं, और विपक्ष जो है वो इसको खत्म करना चाहता है ना। इवन कांग्रेस के एक नेता का तो कहना था कि ये जो आंदोलन हुए थे ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। वो लोग कुछ ताकतें नहीं चाहती थी कि जनता सरकार, वो कांग्रेस सरकार जो है विकास के कार्य में आगे बढ़े और भारत को उन्नति के नए आयाम तक पहुंचाए। तो उन्होंने तो इसको अंतर्राष्ट्रीय, जो हड़तालें धरना प्रदर्शन थे इनको अंतर्राष्ट्रीय जो क्या कहते हैं साजिश करार दे दिया। तो इन कार्यक्रमों को वो, जो उनका कहना था कि वो लागू नहीं करने देना चाहते हैं। इसी क्रम में एक विवाद और आया था, दो जो विवादित मुद्दे थे, वो एक तो था पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन क्या था कि जो लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में थे, खासकर दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां के लोगों को ऐसे निर्जन स्थान पर बसाया जा रहा था जहाँ कोई नहीं था, दूर दराज उनको जगह दे दी गई थी और वहां से हटाया जा रहा था। तो ऐसे ही एक तुर्कमान गेट के लोग थे, है ना, तुर्कमान गेट, दिल्ली में तुर्कमान गेट के निवासी जो थे वो भी इसी का क्या कहते हैं, इसके शिकार हुए, है ना, निवासी भी इसके शिकार हुए। तो उनको क्या कहा गया कि भाई आप निर्जन, आपको दूसरी जगह दे रहे हैं, वहां जाके आप बस जाइए। तो उनका विरोध था कि भाई कैसे जाकर ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां जाकर कैसे बसे। तो लोगों ने इसमें क्या किया, कुछ लोगों ने अपना पुनर्स्थापन बचा लिया था। कैसे कि वो सरकार के साथ मिल गए थे, उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया या दूसरों को वहां से हटवाया, तो उनको जमीन के कुछ टुकड़े मिल गए थे। दूसरा जो एक विवाद का मुद्दा था वो था जबरन नसबंदी। उस समय बहुत बड़ी संख्या में जो है नसबंदी कराई गई, क्योंकि जनसंख्या का नियंत्रण चाहती थी सरकार। लेकिन जनसंख्या का नियंत्रण तो ठीक है, आप चाहते हो, उसके लिए कार्यक्रम बनाए, प्रेरित करें, जागरूकता लाएं, ना कि जबरन आप करें, है ना। तो बहुत बड़ी संख्या में उस दिन जबरन नसबंदी भी हो रही थी। नसबंदी, ये भी एक विवाद का मुद्दा था, जबरन नसबंदी। तो लोगों को, एक तो जो कर्मचारी थे उनके लिए तो कंपलसरी कर दिया गया था कि आप कराओगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। इसी प्रकार से कई लोगों को जबरदस्ती टारगेट देते ना, इतने लोगों को करना है, तो बहुत सारे लोग दूसरों को जबरदस्ती, इवन ऐसे हास्यास्पद कार्टून उस समय चले थे, कहा गया कि कई लोग तो कुंवारे लोगों के भी कर दिए गए थे। तो ये एक अतिवादिता वाली बात है कि आप करें, बहुत अच्छी बात है कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर इस प्रकार से कि अपने किसी सपने को पूरा करने के लिए, अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अनावश्यक जनता की परेशानी का सामना करना पड़े और उसको जबरदस्ती वाली हो जाती है ये चीज़। जब जबरन कोई चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है स्वेच्छा से, आप अगर कोई जो अच्छे भले सामने वाले की भलाई के लिए कर रहे हो, पर अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो तो वो अलोकतांत्रिक हो जाता है, कहीं ना कहीं तानाशाही होती है और भविष्य में इसके परिणाम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जबरन नसबंदी में क्या हुआ था, बहुत से लोग खुद की नसबंदी से बच गए थे क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को प्रेरित किया था, या कहें कि कैसे भी बैला फुसला के उस समय सामने ले आए थे। तो ये एक विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना। और भूमि के कुछ लोगों को टुकड़े दे दिए गए थे इसके एवज में कि आपको भूमि का टुकड़ा मिलेगा, है ना, मतलब एक पट्टा मिलेगा, ये सब चीजें प्रलोभन देकर नौकरियों में तरक्की मिलेगी, पदोन्नति मिलेगी, ये सब करके। तो ये विवाद के कुछ मुद्दे थे जो उस समय चलते रहे। ठीक है, अब है आपातकाल के सबक। आपातकाल से सबक क्या मिले हमको, वो हम देखेंगे थोड़ा सा, है ना। आपातकाल के सबक, तो कुछ चीजें निकल के आई थी। पहली तो ये थी कि जो आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था जो नहीं, पटरी पर नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। लोगों द्वारा ऐसा कहा जाने लगा था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुरंत ही कुछ महीने बाद फिर से चुनाव हुए, फिर से सब कुछ हुआ, तो ये सिद्ध हो गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत महंगी है, गहरी हैं। भले ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट वहां पैदा नहीं कर सकती है। तो कुछ समय बाद ही लोकतंत्र की बहाली हुई, है ना। तो कुछ समय, ज्यादा समय नहीं था। ठीक है, तो आपातकाल का एक सबक था कि लोकतंत्र
लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं, है ना, बहुत गहरी हैं। इन्हें कोई हिला नहीं सकता, इन्हें कोई हिला नहीं सकता। ये एक सबक था, ठीक है। उसके अलावा एक और था जो सबक लोगों को मिला था, लोग अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत होने लगे थे। अब पहले जो इतने कहते थे समझ में नहीं, मिल गए थे अधिकार, है ना, लेकिन उनका उपयोग नहीं था, पर अब लोग बहुत सचेत हो गए थे ना। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, कुछ उलझाव भी प्रकट हुए थे इसमें। एक तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें गहरी हैं, ये सब। दूसरा संवैधानिक उलझाव भी पैदा हुए थे संवैधानिक शब्दों के, तो उसमें यही आंतरिक गड़बड़ी वाला था, है ना। प्रावधानों में कुछ उलझाव प्रकट हुए जिन्हें सुलझा लिया गया। कुछ उलझाव प्रकट हुए जिन्हें सुलझा लिया गया। सुलझा लिया गया वो क्या था, जैसे कि मैंने कहा ना, अंदरूनी गड़बड़ी, है ना। आपातकाल में अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता। अब अंदरूनी आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह, है ना, केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता। यानी अब ऐसे ही आप अनावश्यक नहीं लगा सकते, है ना, केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता था। तो एक ये भी सबक था। पहला तो ये था कि लोकतंत्र की भले ही कुछ समय के लिए खत्म हुआ हो या संकट पैदा हुआ हो, लेकिन तुरंत ही लोकतंत्र फिर से हाजिर हुआ। और तो ये माना गया कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और इनको हटाया नहीं जा सकता, हिलाया नहीं जा सकता। दूसरा था कुछ उलझाव जो थे संवैधानिक शब्दों के, उनको सुलझा लिया गया, क्योंकि भविष्य में भी ऐसी संकट आने की स्थिति हो सकती थी। क्या पता दूसरी सरकार इससे भी गंभीर संकट पैदा कर दे और इसका बार बार प्रयोग करके अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर बहुत सारा जनता को उसका सामना करना पड़े, परेशानी को। तो उसको सुलझा लिया गया। संविधान में संशोधन करके जो है उसमें कहा गया कि भाई अब केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही, है ना, ये हो सकता है। और तीसरा जो था आपातकाल से हर नागरिक जो है अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया था। पहले जो लोग नहीं जानते थे कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। जब तक सब सही चलता है तो हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं रहती कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और सरकार क्या कर सकती है, ठीक है। हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हो गया था। हर नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हो गया था, ठीक है। और जो अदालतें थी, अदालतें जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई, है ना। अदालतों ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका निभाई। तो अब ये चीजें जो हैं बदल रही थी धीरे धीरे, क्योंकि इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो लोग सचेत हुए अपने अधिकारों के प्रति। साथ ही अदालतों ने भी एक अच्छी एक्टिवनेस दिखाई कि वो नागरिकों के अधिकारों के लिए सचेत हुई। और जैसा कि हुआ था, कई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि निवारक नजरबंदी के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में कह दिया था कि भाई जब आपातकाल लगा होता है तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय दिए थे। बहुत ज़्यादा संख्या में याचिकाएं आई थी और न्यायालय ने ये महसूस किया कि ये सरकार जो न्यायपालिका है वो उस समय उस दौरान अवधि में लोगों की मदद नहीं कर पाई थी, तो वो और ज़्यादा एक्टिव हुई, और ज़्यादा उन्होंने उपाय, व्याख्या कानून की सोची कि किस प्रकार से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगी। हम अगले वीडियो में और जानेंगे कि कैसे आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, लोगों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। और कभी आप अपने पेरेंट्स से, दादाजी से पूछें या पापा शायद हों आपके उस एज के, तो उनसे पूछें कि 1975 से 77 के बीच में क्या हुआ था, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि उनको, जैसे ये तो मैंने पूरे देश के संदर्भ में बताया, पर लोकल स्थिति पर जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ी थी वो क्या क्या थी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।